We are going to discuss electrochemistry today in first year chemistry. जैसे कि चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको हम वैसे रिपीट करा रहा हूँ, उससे पहले करा दिया था मैंने। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम ये चैप्टर कंप्लीट ओवरऑल करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल मैंने इंग्लिश की क्लास कंडक्ट की थी, तो आज मैं इंग्लिश नहीं कर रहा, आज मैं उसके जगह केमिस्ट्री कर रहा हूँ। वैसे शेड्यूल की क्लास नहीं है बट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये तो पीएमसी सिलेबस के क्लास के टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इसमें हमें ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी इसका जो सॉल्यूशन वाला पोर्शन था वो कल मैंने डिस्कस कर लिया था, तो मैं नहीं कराऊंगा। और जो पीएमसी सिलेबस के सारे टॉपिक्स हैं मेन एमडी कैट के लिए, बस उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी एनईडी में भी ये सब आएंगे, सिंपल सी बात है, इंजीनियरिंग के लिए भी। तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करनी होती है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो चार तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। तो एक तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना दैट इज़ ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिडक्शन इसका रिवर्स हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो है रिडक्शन हो रही है, अब देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ये ऑक्सीजन इसके रिमूव हो जाता है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन की टर्म्स में बात की जाए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाना दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकल जाना किसी मॉलिक्यूल से। जैसे मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जा रही है तो H2 हट जा रहा है, तो C2H4O बच जा रहा है हमारे पास, सॉरी C2H4O नहीं, CH2O हमारे पास बच जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया H2, तो ये कह सकते हैं कि इसमें मिथानॉल की ऑक्सीडेशन हुई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यही अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। जैसे अल्काइल हैलाइड में जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ये CH4 बन जाता है, तो यहाँ अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन हो गई बिकॉज इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन को भी कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर थ्रू आउट द प्रोसेस किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे आयरन +2 से आयरन +3 चला गया तो हम कहते हैं Fe+2 की ऑक्सीडेशन हो गई, तो इसका चार्ज बढ़ गया। या अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट आ जाए तब भी उस सूरत में ये हमारा रिडक्शन है। जैसे Fe+3 Fe+2 बन जाए, अब ये Fe+3 की रिडक्शन हो गई है, रिड्यूस हो गया है। ऑक्सीडेशन को हम ये भी कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग के लिहाज से जब हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हम याद रखते हैं इसमें कि दैट इज़ ऑयल और रिग, ऑयल रिग मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो फिर वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच क्या चार फ़र्क हैं, क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ अब हमारे पास होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक चीज़ हमारे पास होती है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो और जिसके साथ रिएक्शन करे तो उसको ऑक्सीडाइज करे, उसको कहा जाता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो और सामने वाले को रिड्यूस करे, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मिसाल के तौर पे Na और Cl2 मिलकर जब NaCl बनता है तो स्टार्टिंग में दोनों की 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्शन के बाद Na+1 हो जा रहा है, Cl -1 हो जा रहा है। तो यहाँ पर सोडियम 0 से +1 चला गया तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये हमारे पास कहला गया रिड्यूसिंग एजेंट। Cl 0 से -1 चला गया तो खुद रिड्यूस हो गया, ये Cl हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। हर वो सब्सटेंस जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो। जैसे नाइट्रिक एसिड की बात करें +5 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में +6 से सल्फर होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आ रही है सेंट्रल एटम की, तो फिर वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर नेगेटिव में आ रहा हो
तो अब रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे H2S के अंदर हमारे पास जो सल्फ़र होता है, H2S के अंदर हमारे पास सल्फ़र है वो -2 चार्ज का है, उसकी -2 वैलेंसी है, उसका मतलब ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज़ करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और जो एसिड्स है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास सारे मेटल्स आ जाएंगे, अल्कली मेटल्स वगैरह रिड्यूसिंग एजेंट है। आयनिक हाइड्राइड्स आ जाएंगे, NaH, LiH, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, NAD में भी आया था टेस्ट में ये। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स जितने होते हैं, NaBH4, NaLH4, जितने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बता दी। होते तो बहुत सारे। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है तो आगे बात आएगी उसकी, वैसे मैं आपको आंसर देता हूँ, लिथियम होता है और फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है इसमें, नीचे बल्कि लिखी दिया है इसमें कि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम है। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ करेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी कैसे। क्लियर है ये बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ये ईजी है, कोई बहुत मुश्किल का टॉपिक नहीं है। तो मसला ठीक है। अब जो पढ़ा है 2 स्लाइड उसके MCQs पहले करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के MCQs है। व्हेन अ सल्फर एटम बिकम्स अ सल्फाइड आयन, जब सल्फर का एटम सल्फाइड आयन मतलब S-2 बनता है तो क्या होता है? इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके ही इसकी जो है वो रिडक्शन होगी और वो -2 वैलेंसी गेट कर लेगा। ठीक है, आगे वर्सन में आसान MCQs होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इन द रिएक्शन दिस H2S क्या है, क्या हो रहा है H2S को? ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, साबित कर सकते हैं। सल्फर यहाँ -2 पे है, यहाँ पर 0 पे आ जा रहा है, तो -2 से 0 पे आ रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट इन चार्ज है। चार्ज जब इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, जब खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो सामने वाले को रिड्यूस किया। देखो NO2 को रिड्यूस कर रहा है, NO2 NO बन गया, रिडक्शन हो गई ना इसकी। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है। दैट्स वाई H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो NAD में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इन द रिएक्शन दिस, इस रिएक्शन में बताइए क्या हो रहा है चारों में से? मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, व्हाट? मैग्नीशियम 0 से +3 चला गया। यस, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑप्शन। ठीक है, जो चूँकि चार्ज बढ़ रहा है। क्लियर है? फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब्स द रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जब जंग लगता है तो उसकी ये रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इस रिएक्शन के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है चारों में से? गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। क्या? C, Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखते हैं, नहीं 0 से ये +3 हुआ तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये सही है। तो Fe 0 से ये +3 जा रहा है ना, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी Fe+3 क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, अपने को रिड्यूस कर सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सही तो है ही है। गलत इसमें ढूंढनी है। Fe, देखो आयरन 0 से +3 गया ना, तो आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। अभी Fe+3 क्या हो सकता है? ये रिड्यूस हो सकता है। अभी रिड्यूस होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो सही तो बात है। तो C तो नहीं है। और बोले, यू आर सेइंग समथिंग? मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe+3। यस, ये इनकरेक्ट है। रिड्यूस नहीं और ऑक्सीडाइज हो रहा है +3 में। सही समझ गया? मेटेलिक आयरन से मुराद दिस आयरन जो एलिमेंटल स्टेट पर मौजूद है अकेले।
ऑक्सीडेशन में क्या होती है, आसान एमसीक्यू जिसका आंसर पता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल से याद रखेंगे OIL, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस। जब SN+2 SN+4 में चेंज हो जाता है तो क्या करता है असल में वो, लॉस नहीं, हाँ गेन, हाँ लॉस कर रहा है। इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन करेगा तो फिर तो 0 चार्ज हो जाएगा। यहाँ बताइए ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना भाई, तो रिडक्शन हो रही है। यस, ये ऑप्शन समझ गए दोनों एमसीक्यूज, कैसा आंसर आया इसमें। In a reaction between zinc and iodine in which zinc iodide is formed, what is being oxidized? अगर जिंक और आयोडीन का रिएक्शन कर रहे हैं और जिंक आयोडाइड फॉर्मेशन हो जा रही है, बताएं इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। 0 0 +2 -1, क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है इनमें से, हाँ जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो जिंक एटम, यस सी ऑप्शन हो जाएगा, सही है। इस रिएक्शन में बताइए क्या हो रहा है इन चारों में से, व्हाट, ए ऑप्शन, यस ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। फॉस्फोरस एक ये रहा फॉस्फोरस ना, एक बार वो बना हुआ है कि H2PO2 मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है तो ऑक्सीडेशन हो गई, और एक बार उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है तो रिड्यूस भी हो जा रहा है, फिर वो तो दोनों चीज़ हो रही है। ये फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एज वेल एज साथ में रिड्यूस भी हो रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। इसमें बताइएगा इसमें क्या चीज़ हो रही है, MnO4 माइनस Mn+2 में चेंज हो रहा है। देखो MnO4 माइनस ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो अब Mn को देखो, Mn यहाँ पर निकलेगा +7 निकलेगा, +7 पे +2 पर जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है ना। ये कैसे हो रही है रिडक्शन, तो या तो B या तो D, क्योंकि +7 से +2 कब जा रहा है, जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन D। समझ में आ गई बात, क्लियर है। A reducing agent is a substance which can, reducing agent क्या करता है, जो reducing agent वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो मतलब लॉस, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स भी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी बताया था मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2, ठीक है। आसान है एमसीक्यू है इसके। इसमें वाटर क्या है, H2O, इजी है, हर तरह से समझ लो पता लग जाएगा। बाय द गेन ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन समझ जाओ, रिमूवल और एडिशन के लिहाज से, तो H2O क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन लॉस कर दे रहा है ना, रिमूवल ऑफ, सिर्फ रिड्यूस हो रहा है ना। H2O क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये वाटर, ये हो जाएगा ना भाई। वाटर क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, खुद रिड्यूस हो रहा है ना इसके मतलब, सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन बिलो, ब्रोमीन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जोर से बोलें, D, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, यस दिस इज सेल्फ ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये हमारे पास, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ पर देखो, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, ये ब्रोमीन +1 में भी कन्वर्ट हो रहा है, -1 में भी हो रहा है ना। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड दोनों बन रहे हैं हमारे पास, ब्रोमीन वाटर है ये, ठीक है। क्लोरीन का भी ऐसे ही होता है, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ D
डी ऑप्शन आपने सही कहा, यू आर करेक्ट। उसके बाद क्या हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। द अपरेंट चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी मॉलिक्यूल में एटम पर जो चार्ज आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का, उसको फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमें निकालना होता है। फर्स्ट में तो हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं, सेकेंड में हमें डायरेक्ट निकालना होता है। मान लो जैसे SnCl2 में SN की कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसकी -2 है तो उसकी +2 हो जाएगी, और उसकी -4 है तो उसकी नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की कितनी आ जाएगी, ये -6 या +1 तो -5, तो इसको ओवरऑल बैलेंस करने के लिए +5 हो जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र कितना आ जाएगा, ये -8 या +2, सल्फ़र क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। आते करना ये काम। H3PO4 ऑक्सीजन -8, फॉस्फोरस के निकालनी है +3 तो -5 हो गया तो ये +5 हो जाएगा। सल्फाइड, अच्छा ये सल्फाइड आइन है, इसमें ज़रा देखो मसला है इसमें, ये तो -6 हो गया बट सल्फर +6 नहीं होगा, क्योंकि -6 जब उधर जाएगा तो +6 के साथ -2 भी होगा, है ना भाई। इस तरह से होगा ना, SO3 = -2, S + -6 = -2, S = -2 + 6, S कितना आ गया हमारे पास +4, समझ गए। तो अगर किसी पर चार्ज अगर लगा हो तो इक्वल टू के 0 नहीं लेते हैं, उसको इक्वल टू चार्ज के बराबर लेते हैं, याद है ऐसा कुछ। पोटेशियम पर मैंगनेट -8 +1 +7 निकला। पोटेशियम डाइक्रोमेट -14 +2 जाया था NAD में, +12 हुआ और क्रोमियम ×2 डिवाइड में गया तो 6 आ जाएगा प्लस का। हाइपोक्लोरस एसिड Cl में -2 +1 कितना हो गया, तो ये +1 आ गया इसमें, ये -4 +1, ये +3 आ जाएगा यहाँ पर, -6 +1 -5 हो रहा है, उधर जाकर +5 हो जाएगा, -8 +1 -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऑक्सीजन के निकालने OF2 में फ्लोरीन का होता है -2 तो ऑक्सीजन यहाँ क्या निकल गया +2 निकल गया। Na2O2 -4 और डिवाइड बाय 2 होगा तो +2 आ जाएगा। सॉरी ऑक्सीजन की निकालनी है, +2 और 2 डिवाइड नीचे आएगा 2/1 तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल लो हमें, सही है। तो मतलब +2 हुआ ना, ये +2 हुआ, उसको उल्टू उधर किया -2 हुआ, ऑक्सीजन का 2 मल्टीप्लाई में था, हमारे का डिवाइड हुआ तो -2/2 -1 पर ऑक्साइड, जैसे सोडियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 में ही होता है। निकाल के शो कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए, मतलब उसको जल्दी होना चाहिए इसको। H2O2 में भी सेम यही होगा, -1 आ जाएगा। KO2 में पोटेशियम +1 और डिवाइड बाय 2 तो -1/2 आ जाएगा। सुपर ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1/2 वैलेंसी में होती है। लिथियम से नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, सोडियम से पर ऑक्साइड बनता है, बाकी पोटेशियम रुबिडियम सीजियम से सुपर ऑक्साइड बनता है। चैप्टर 3 में सेकेंड ईयर के फ्लो ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हो जाएगा ना। बाकी तो मैं कर नहीं रहा, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ और करा देता, ठीक है। तो MCQ सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करें। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकलेगी, +4 आ जाएगी। यस, डी ऑप्शन। क्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है इनमें से, +1। क्लोरीन +1 किस में निकलेगा, सोच के बताइए। K में कहा +1 -1, किस में, D में। चेक कर लेते हैं, Cl2O है ना, तो Cl का निकालना है, इसका निकालना है, तो ये -2 हुआ, +2/2 हो गया, यस 1 हो गया। डी ऑप्शन, डी करेक्ट हुआ ना। Cl2O में क्लोरीन +1 निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो बिला वजह फंकारी मत कर, निकाल लें, इतना भी टाइम कम नहीं होता है, निकाल के चेक कर लें। इन द केमिकल रिएक्शन दिस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर चेंजेस फ्रॉम, इस इक्वेशन में सल्फर की ऑक्सीडेशन रेट कैसे चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, -2 से 0 पे जा रही है।
है ना भाई, फ्री स्टेट में आ रहा है, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 हो जा रहा है। यस, करेक्ट आंसर है, -2 to 0। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट होता है तो कितना चेंज आता है उसके क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर में, सोच के बताइएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब पोटेशियम क्रोमेट बनता है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजिंग आती है? कोई चेंज नहीं आता है, सिंपल। हमजा ने सही कहा, कोई चेंज ही नहीं आता, क्योंकि ये भी +6 निकलेगा, ये भी +6 निकलेगा, निकाल कर देख लेना। तो कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 चेंज। समझ में आ रही है? चेंज ही नहीं आ रहा, कुछ सेम है, क्योंकि पोटेशियम क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों के सेम ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। निकाल कर देख लेना, मैं निकाल नहीं रहा, टाइम नहीं है, ठीक है। आता है मुझे निकालना, लेकिन मैं नहीं निकालना, भरोसा करो। ऐसे नहीं कि सर को नहीं आ रहा होगा, सर बोले यार हटाओ यार छोड़ो, आता है नहीं का टाइम वेस्ट होगा, आपको भी आते निकालना, मुझे पता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HOCl, क्लोरीन की कितनी निकल रही है इसमें? +1 निकल रही है, अभी तो बताया हाइपोक्लोरस एसिड। सल्फर की बताइए, तो अभी बताया सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की क्या होती है? +6 होती है, ऐसे ही याद हो जाती है। तो सल्फर का मशहूर है, निकालोगे तो -2 निकल जाएगा। पर क्लोरिक एसिड के अंदर क्लोरीन की क्या होती है? पर क्लोरिक एसिड किसे कहते हैं, याद है? दिस इज कॉल्ड पर क्लोरिक एसिड, HClO4 +7 निकल रही है। पर क्लोरिक एसिड नाम नहीं दी, मतलब उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया, नाम दे दिया। ये आपको पता होना चाहिए पर क्लोरिक एसिड है क्या। सिंपल है, नाइट्रिक एसिड में बताइए क्या, नाइट्रोजन की क्या निकलेगी? +5 निकलेगी, -6 और +1, ठीक है। MnO4 -1 में Mn की कितनी निकलेगी भाई? +7 निकल जाएगी। पर मैग्नेट आइन है ये, दिस पर मैग्नेट है MnO4 -1, कि MnO4 में यही आइन होता है कि हम इक्वल टू 8 नहीं निकालेंगे, तो वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये है पोटेशियम मैंगनेट। ये पोटेशियम मैंगनेट होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। देखिए पोटेशियम पर मैंगनेट का पर्पल होता है। कितना आ रहा है? +6 आएगा, K2 है ना, तो +2 हो जाएगा इसकी वजह से, सही है। +6 आएगा इसका। दिस इज पोटेशियम मैंगनेट, H2C2O4। इसके अंदर बताइए कार्बन की क्या निकलेगी? 3 आएगा, चेक कर लेते हैं। -8 +2, 8 और 2 6 हुआ, 6/2 यस, +3। रट के आए थे क्या? वीडियो डाली नहीं है मैंने, आज डालूंगा, क्योंकि मैंने ये आज ही स्लाइड बनाया सारा, कल मैं इसलिए नहीं करा रहा था, क्योंकि मैंने कल MCQs डाले भी नहीं था, आज मैंने ऐड किया सारा। बिना MCQs का मज़ा नहीं आता, बोरिंग लगता है, इसलिए। बताओ ज़रा, H2SO8 में सल्फ़र की क्या निकलेगी? 7 आएगी, -16 +2 14 और 7, ठीक है, +7, सही है। मास्टर होगा तुम लोग अब इसमें, बताओ। NO3 माइनस में नाइट्रोजन क्या निकलेगा? 5 निकल जाएगी, बिल्कुल 6 होगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। कितने हैं ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंटल कार्बन, कार्बन अगर अकेला हो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी उसकी? 0 होगी, क्योंकि फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन 0 ही होती है। फर्स्ट रूल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। KClO4 में क्लोरीन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +7 होगी, सी ऑप्शन। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज शोन बाय, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चारों में से Mn में किस में है? इसमें तो 6 निकलेगी, +7 निकलेगी, और हाईएस्ट इसी में होगी। मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +7 ही होती है।
बाकी इससे कम में होगा बाकी सब। चेक करो ना करो मर्जी है, बट +7 हाईएस्ट स्टेट है। Cr2O7 -2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। डाइक्रोमेट आई नहीं है हमारे पास, +6 निकल जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में यही होता है, रेड डाइक्रोमेट, रेड कलर का होता है। सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। उसमें सल्फर की बताइए क्या निकली है, +4 निकली है सल्फ्यूरस एसिड में, वरना ऐसे +6 निकलती है सल्फ्यूरिक एसिड में। सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच क्लोरीन इज असाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +5। क्लोरीन +5 में किस में, सी में, यस +5 में यहाँ होगा क्लोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यस -½ सुपर ऑक्साइड अभी किया था KO2, चलो सही है। अच्छा, हमारे पास एक होता है कि बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन ना, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, उसके 2-3 MCQs करा देता हूँ, क्योंकि वैसे तो बड़ा डिटेल होता है बट पूरे डिटेल में आपको नहीं जाना है। मान लो कि जैसे ये की क्वेश्चन लिखी हुई है, इसमें कह रहे हैं भाई x की वैल्यू बताइए। x से मुराद क्या है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। तो चार्जेस बैलेंस करते हैं, किस टाइप आता है रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा। चार्जेस बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो ओवरऑल चार्ज गिनो, या -1 है, यहाँ +8 है, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 7 चार्ज हो गया। यहाँ आ जाओ, प्लस का 2 चार्ज है। अब चार्जेस को बराबर करने के लिए वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन 5 लगा देंगे, तो क्या होगा, चार्ज बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 5 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रिडॉक्स इक्वेशन के MCQs दिए जाते हैं, मतलब ना पूरा बैलेंस करने नहीं दिया जाता। जैसे आप 2-2 पेज का बैलेंस नहीं कर देते हैं आन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो वो नहीं करना होगा उसमें, तो आएगा भी नहीं। इस तरह से MCQs आ सकते हैं। एक और ऐसे देख लो, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, द करेक्ट कोएफिशिएंट फॉर द रिएक्टेंट्स ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर। कह रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन जब हो जाएगा तो इसमें करेक्ट कोएफिशिएंट्स इनके क्या आएंगे, बताएं MnO4। तो उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा। देखो बैलेंस करने के लिए सिंपल मैं एक बार मेथड बता देता हूँ आपको, याद रखना। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा ही है। हाफ स्प्लिट करेंगे हाफ पार्ट में, MnO4 माइनस, ये बन रहा है Mn+2, C2O4 -2, ये बन रहा है CO2। सबसे पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आ गया 4 वाटर, और 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर आ गया 8H+। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2H2O आ गया, और यहाँ पर 2 to the 4H+ आ गया। अब चार्जेस बैलेंस कर लेते हैं, +8 और -1, तो ओवरऑल +7 चार्ज आ गए यहाँ पर, और +2 चार्ज। यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, चार्ज बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। यहाँ देखो +4 -2, +4 -2, +2 चार्ज, 0 चार्ज। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम करेंगे। यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाकर चार्जेस को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 5 है, ये 2 है ना भाई, इसको 2 से कर देंगे, इसको 5 से कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 16 यहाँ हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, और इसको 5 से किया गया, तो 5 4 20 हो गया, ये 5 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए, और ये 10 वाटर हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैंने इस तरफ लगा दिया था, मैंने शायद मुझे उस तरफ लगाना था, अपोजिट लगाना था ना, 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अब कट जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, 16H+ और ये 20H+ ऐड हो जाएंगे ना ये, तो ये 36H+ + 2 MnO4 माइनस + 5 C2O4 -2, 2 Mn+2 + 5 CO2 + 18H2O। ठीक है जी, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया 36 हाइड्रोजन, 2 मैंगनीज, 10 कार्बन, अच्छा 5 to the 10 कार्बन, और यहाँ पर सिर्फ 5 कार्बन हो रहा है। इसमें तो 5 to the 10 हो रहा है,
यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया था हमने, कुछ नहीं आया था यहाँ पर। इसमें आई थिंक कोई स्लाइट मिस्टेक इसके अंदर हुई है, दोबारा से देखो अगेन, फिर से बता रहा हूँ। देखो MnO4 देख लेना, गलती माइनस ये बन रहा है, गलती हो तो बताना कहीं पर बीच में, ठीक है। Mn+2 C2O4 -2 ये बन रहा है CO2, 4 ऑक्सीजन 4 वाटर और 8H+, 2, तो यहाँ पर 2 वाटर लगा देंगे और यहाँ पर 4H+ लग जाएगा। चार्ज यहाँ +7 यहाँ +2, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो लगना ही लगना है। यहाँ पर +2 चार्ज आ रहा है, यहाँ 0 चार्ज है। यहाँ पर चार्ज +2 है और यहाँ पर चार्ज 0 है। -2 +4 +2 0 चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स इसी तरफ आ रहे हैं। कैंसिल आउट नहीं हो सकेंगे ना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। +2 ये भी इधर ही आएगा, चूँकि +7 चार्ज है, +2 चार्ज तो यहीं लगाना था इसको, तभी ये 5 इलेक्ट्रॉन मतलब लगाए तो माने +2 दोनों तरफ हो गया। और यहाँ पर +2 यहाँ 0 है, तो जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ कम करते तो यहीं लगेगा। इधर पे कट ही नहीं सकते चार्ज इसके अंदर। करेक्ट कोफिशिएंट्स फॉर द रिएक्टेंट्स ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन आर, इक्वेशन में मसला है शायद, ये CO2 इधर होगा, C2O4 इधर होना चाहिए, इक्वेशंस के अंदर मसला है। तो उसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मसला आ गया ना सवाल में, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा याद रहे कि जब भी इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, एक साइड पे इधर इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे होता है, तभी कटता है वो, वरना वो कट ही नहीं होगा एडिशन करने पर। ऐसे ही है ना, जब भी बनाया। तो ये सवाल में इशू, ठीक। NAD में भी आते हैं गलत सवाल, इसमें कौन सा बड़ी बात, तो गलत सवाल आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, यहाँ पर भी देखें इस तरह से आ गया कि A, B और C के कोफिशिएंट बताएं। इसको करते हैं, देखते हैं कि ये बैलेंस किस तरह से हो जाएगा। IO3 माइनस में हमारे पास जो है वो I2 ही बन रहा है, IO3 माइनस ये बन रहा है I2, और I माइनस ये बन रहा है, ये भी I2 बन रहा है। तो यहाँ 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए, 3 × 6 वाटर, और यहाँ पर आ गया 12H+, यहाँ पर बस 2 लगा दिया, I माइनस है ना, सॉरी, ठीक है। ओके, इसके बाद चार्जेस बैलेंस करते हैं, दैट्स +12 -2 प्लस का 10, तो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, 10 इलेक्ट्रॉन लगा दें, चूँकि वहाँ 0 चार्ज हो रहा है जनरेट, -2 0 चार्ज, यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें। अब देखो अलग अलग आ गया ना, अब सही है। अब इसको बस किससे कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये हो गया। इसी तरह लिख देते हैं 2IO3 माइनस प्लस 10I माइनस, और फिर बना H+ कितना है, +12H+, 6H2O प्लस 5I2, क्या या 6I2 हो जाएगा, सॉरी 6I2। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि A, B और C के कोफिशिएंट क्या है। A का 10 हो गया, B का 12 हो गया और C का 6। अच्छा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो किसी एक टेबल से, ताकि सिंप्लीफाइड A, B, C एंड D तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं ना, सब डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 5 6 3 3, ऐसे ऑप्शन। इस तरह से MCQs बन जाते हैं ना, थोड़ा सा लंबी कहानी हो जाती है। ये MD कैट के अंदर, A कैट में नहीं आता ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो NAD में इस तरह से नहीं पूछा गया आज तक, MD कैट में पूछ सकते हैं इस तरह। तो आपको करना है भाई इलेक्ट्रॉन मेथड, उसके बाद कोफिशिएंट्स बताए थे क्या आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन करना आना चाहिए। बैलेंस मैंने सिखा दिया, दोबारा रिवाइज कर दिया, ऐसे होता है। पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस का।
देखो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। एक चीज़ हमारे पास होती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, हर वो सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके या मोल्टन स्टेट में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तमाम एसिड, तमाम बेस, तमाम सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को जब पानी में डाला जाता है तो अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर वो ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और कम डिसोसिएट हो रहा है तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा ही है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जिनसे कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट में। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिक्विड स्टेट में वो सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सारे हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गई। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं भाई, बताया था लास्ट क्लास में भी कि इलेक्ट्रोड्स वो मेटल पीसेस होते हैं जो ये एनोड कैथोड कहलाते हैं, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है, जहाँ रिडक्शन होती है वो कैथोड होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोड हमेशा मेटल का बना होता है, हर मेटल का बना हो सकता है, सब है अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स के। क्योंकि अल्कली मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोजिव रिएक्शन करते हैं। दैट्स वाई हम अल्कली मेटल्स के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह के इलेक्ट्रोड्स ही बनाते हैं, अगरचे वो मेटल भी होते हैं, करंट को कंडक्ट भी करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स मेटल पीसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डालते हैं, जहाँ एनोड और जहाँ जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पर हो रही होती है। पता है ये सारी बातें आपको। और यही पूरा जब एक सेट बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कल क्या बताया था, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता है। हो चुका है ना, रिपीट कर देना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसके अंदर एनोड कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, करंट पास करते हैं तो क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन होती है। बताइए सबको कैसे होता है। एनोड साइड पर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड साइड पर रिडक्शन होगी। तो मसला तो नहीं है, आती है ना ये चीज़, तो आती है, ऐसे गर्दन नहीं ला रहे हो, पता है ना ये। तो एमसीक्यूज करते हैं, आप देखते हैं कितना आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बी, शुगर सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, चूँकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ABCD। बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, सारे सही हैं। यस, डी ऑप्शन, सारे बेस्ट आंसर बता रहा हूँ ना, BCQ है ये, सारे ही सही बात लिखी हुई, गलत बात कोई नहीं है इसमें से। बेस्ट ऑप्शन लेकिन ये है कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन ऑल डाइल्यूशंस, पता हर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए तभी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ गई। तो डी ऑप्शन होगा। कभी कभार BCQs होते हैं, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको चारों ऑप्शन ही सही होते हैं, बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। ये सबसे मुश्किल MCQs होते हैं BCQs टाइप के। एक होता है ना 3 बिल्कुल ही गलत है तो देखते ही नहीं उसकी तरफ, लेकिन होता है जब सारे सही आ रहा था ना तो फिर मसला आता है, एरर में जैसे होता है। हाँ भाई, इन एक्वस सॉल्यूशंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये अभी तो गया है, दोबारा से आगे। सी, आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, सिंपल। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है इसमें से, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी बताएं चारों में से, सही से सोच के बताइए। बी नहीं हो सकता है, आयन तो उस वक्त भी बनेगा जब उसको पानी में डाल दिया जाएगा। यस, गिव्स आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, डी ऑप्शन। आयन तो उसी वक्त बन जाएगा जब पानी में डाल दोगे, करंट पास करेंगे तो आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी एनोड कैथोड की तरफ। ऐसे ही है ना इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। ये बताइए, तो कौन सा करंट पास करेगा? HCl, यस। तमाम एसिड, तमाम बेस, तमाम सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो एसिड है ना ये। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिस्पेक्टिवली कहाँ कहाँ होती है? यस, OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, तो ये हो गया, ठीक।
यस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जो कि सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट मेटल आ गया, आयनिक कंपाउंड हो गया, सॉल्ट हो गया। तो बस ये है जो कि डिकम्पोज हो जाएगा, बाकी सारे डिकम्पोज नहीं हो सकेंगे, बाकी सारे ऑर्गेनिक हैं, ये इनऑर्गेनिक है। चैप्टर 5 में पढ़ता है ना इसको, सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक। इसमें से कौन सा रिएक्शन एनोड पर होगा जब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो? मोल्टन NaCl की। Na+Cl-, Na+ आगे जाकर एनोड कैथोड ना, दो है ना भाई, एक एनोड होगा हमारे पास, एक कैथोड होगा। प्लस माइनस, प्लस वाला एनोड है, माइनस वाला कैथोड है। तो Cl- जाएगा कैथोड पर, सॉरी Cl- एनोड पर जाएगा, Na+ जाएगा कैथोड पर। तो कैथोड पर Na+ जाकर Na में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्लस से ज़ीरो, +1 से 0 रिड्यूस हो जाएगा। तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम आयंस आर रिड्यूस, डी ऑप्शन होगा ना। अच्छा एनोड का पूछ रहा है, सॉरी। तो एनोड का क्या होगा? क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, सही ऑप्शन होगा इन दैट केस। इस तरह से इसका आंसर देना है अगर पूछा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? करंट पास किससे नहीं होगा? किसका फॉर्मूला है? सक्रोज का, शुगर का फॉर्मूला है, इससे करंट पास नहीं होगा। कैथोड पर कौन सी स्पीसीज जाकर स्टार्ट होती है? कैथोड पर कैटाइन ही जाएगा, तभी उसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड पे कैटाइन और एनोड पे एनाइन, ऐसे है ना भाई। दिस इज कैटाइन, तभी ये कैथोड पर जा रहा है। दिस इज एनाइन, तभी एनोड पर जा रहा है। सिंपल। तो कैथोड, कैटाइन से कैथोड याद कर लो, एनाइन से एनोड याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? वही आ गया, रिपीट हो गया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ सेल। तो रिपीट कर दे रहा हूँ जिसने नहीं पढ़ा। टाइप्स ऑफ सेल, चूँकि देखो थ्योरी में आपको पता है, थ्योरी से मैं भागता हूँ, 2-3 मिनट ही पढ़ाऊँगा, उसके ज़्यादा पढ़ाऊँ तो बोरियत होती है। एप्टीट्यूड लेवल पे वाकई में बोरियत है थ्योरी पढ़ाने में, मज़ा नहीं आता एप्टीट्यूड में। तो टाइप्स ऑफ सेल, सेल हमारे पास जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में याद रखें कि ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। डैनियल सेल, ड्राई सेल, गैल्वानिक सेल, वोल्टाइक सेल, लेक्लांची सेल, बहुत सारे होते हैं। जो मोटर बैटरी, ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है? सेल अकेला होता है और बैटरी इज एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। व्हेन सेवरल सेल्स आर जॉइंड टुगेदर देन इट फॉर्म्स अ बैटरी। जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, मोटर बैटरी, वो 6 सेल से मिलकर बनती है, 6 सेल्स की कॉम्बिनेशन होती है। हर सेल 2 वोल्ट का होता है, तो 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है 6 सेल से मिलकर, जो ना बाइक वगैरह में लगाते हैं, कार्स में लगाते हैं। वोल्टाइक सेल, अच्छा सेल का जितना भी प्रिंसिपल होता है, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर चलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बेसिस पर चलते हैं। एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन वायर से होता हुआ जाता है दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो रिड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और इस तरह से रिडक्शन ऑक्सीडेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। यही होता है कि इसके अंदर भी हर तमाम तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसके अंदर भी सेम यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। अब सबसे मशहूर दुनिया का जो पहला सेल था वो वोल्टाइक सेल था, जो बताया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाया था। 1.10 वोल्ट का करंट ये जनरेट करता था। इसमें एनोड जिंक का लगा होता है, कैथोड कॉपर का लगा होता है। ठीक है, जो जिंक का लगा हुआ है दिस इज एक्चुअली द एनोड, और ये जो कॉपर का लगा हुआ है दिस इज एक्चुअली द कैथोड। एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो जिंक क्या करेगा? यहाँ पर जिंक Zn+2n में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हुए आएंगे कॉपर के पास, और कॉपर +2 आयंस यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी, और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का एक इरेगुलर एक फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 1.10 वोल्ट की रीडिंग यहाँ पर आपको शो कर देगा। ऐसे ही है।
जिंक वाला एनोड है, कॉपर वाला कैथोड है। जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाएगा ZnSO4 के, और कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाएगा। और ये बीच में जो कनेक्ट किया जाएगा दिस इज एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है भाई? इट कंप्लीट्स द सर्किट। ये सर्किट को कंप्लीट करता है। तो एक सॉल्ट ब्रिज लगाई जाती है उसके अंदर। बस ये याद करना है वोल्टाइक सेल के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। ये दुनिया का पहला सेल था जो 1.10 वोल्ट का करंट जनरेट करता था बाय यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गई बात सारी? मसला अब इसमें दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। सेल का पोटेंशियल निकालना है, पूरा सेल का पोटेंशियल 1.10 वोल्ट कैसे आ रहा है? तो जिंक का पोटेंशियल था 0.76, कॉपर का पोटेंशियल वो इसमें वैल्यूज़ नहीं लिखते, मतलब चार्जेस वो नहीं लिखते ना, प्लस माइनस ही लिखते हैं। और इसका था 0.34। दोनों को तुम प्लस करोगे ना आंसर 1.10 डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब दोनों के जो पोटेंशियल्स हैं ना, दोनों के पोटेंशियल्स को प्लस कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है सेल का EMF निकालने का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने का। ठीक है, तो एनोड कैथोड दोनों के पोटेंशियल्स का प्लस, उनका समेशन। समझ में आ गई? तो अब आगे देखते हैं MCQs से आएंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा और टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। अब देखो, अभी आपने देखा था जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और कॉपर गेन कर रहा था। तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन सा गेन करेगा? ये पता लगेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इलेक्ट्रोड की ताकत। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल E से शो किया जाता है। इसकी यूनिट होती है वोल्ट से। वोल्ट में इसको नापा जाता है, वोल्ट्स में इसकी यूनिट होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन करना मुश्किल है। एब्सोल्यूट वैल्यू से हमारा उसकी जो फिक्स वैल्यू है ना, वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं लग सकती। मिसाल के तौर पर लाइक अगर आप कहें कि किसी चीज़ का एटम का मास, एटॉमिक मास, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम किलोग्राम के बजाय उसको AMU में कार्बन से कंपेयर करके निकाल लेते हैं, वो रिलेटिव मास हो जाता है। ठीक है ना भाई? कुछ चीज़ों को निकालना मुश्किल होता है, मतलब उसकी वैल्यूज़ को। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है उसकी, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। अब एक एटम की क्या वोल्टेज है उसका क्या, तो वो निकाला नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, बजाय हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं। बजाय हम E को फाइंड करना मुश्किल है, तो E के बजाय हम E0 को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। E0 इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो कैसे निकाला जाता है? बाय यूजिंग आ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हमने अपनी तरफ से क्या वैल्यू दी हुई है फिक्स करके, 0 वोल्ट दी हुई है उसका। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो दोनों ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक हम बस ये E0 लिख दिया तो ये तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गया। E0 रेड लिख दिया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। E0 ऑक्स लिख दिया तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आती कैसे हैं? कंपेयर करके उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, रिपीट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्या बताया था कि हमारे पास एक प्लैटिनम मेटल पर हम हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाते हैं 1 atm प्रेशर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस पर क्या होता है, इस प्लैटिनम के मेटल के छोटे छोटे जो अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन गैस जैसे छोटे एटम्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने की वजह से ये पूरा हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है, जिसको हम 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। और ये हम सपोज करते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, 0 वोल्ट आ जाएगी। 0 वोल्ट होती है। बाकी उसको देखते हुए बाकी सबकी कैलकुलेट करते हैं। तो हम बाकी सबकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का दोनों कितना होता है भाई, 0 वोल्ट होता है। वैसे तो E0 ऑक्स जो है वो हमारे पास बराबर होता है माइनस E0 रेड के, है ना भाई। तो E0 ऑक्स हमारे पास माइनस E0 रेड के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। लेकिन अब दोनों में से हम 1953 से 1953 से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ पे बात कर रहे हैं। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ पे बात नहीं करते हैं, वो बात हम किसी को बताते नहीं। हम सिर्फ बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ पर। उसी के लिहाज से हम बताते हैं कि कोई एलिमेंट की पोटेंशियल, कोई इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कितनी है। बात समझ में आ गई? तो रिवाइज से अगर मैं करूँ तो बात ये हो रही है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लूजिंग या गेनिंग टेंडेंसी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताई जा सकती। तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखते हुए स्टैंडर्ड
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ई नॉट ऑक्सी ए नॉट रेड जो दोनों दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कितना दिया हुआ होता है, जो वैल्यू 0 वोल्ट दी होती है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और उसकी रिडक्शन पोटेंशियल भी। उस तरह से हम कैलकुलेशन करके अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। जिंक का अगर फाइंड आउट करोगे तो ये माइनस का 0.76 वोल्ट आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर का मालूम करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 0.34 वोल्ट। ये दो वैल्यू मैंने बताया था आपको याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो मसला अच्छा, इससे सारे एलिमेंट्स की जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के हमने एक सीरीज़ बना दी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ECS। तो वो मैंने इसकी निमोनिक्स वगैरह आपको बताई थी फर्स्ट टाइम भी, ठीक है। तो लेके खाना मज़े से, लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा। यस, HGAGPTAU F उसके बाद आखिर में। तो अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ गया तो 0 वोल्ट आ गया। बाकी उसके ऊपर जितने भी है वो माइनस नेगेटिव वैल्यू वाले हैं, नीचे सारे पॉजिटिव वैल्यू वाले हैं। ऊपर सारे लीस्ट रिएक्टिव मोर रिएक्टिव है, नीचे जाते रहेंगे रिएक्टिविटी कम होती रहेगी। तो हम ECS ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहलाती है। इसी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, क्या भाई, रिएक्टिविटी सीरीज़ भी इसको हम कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से इट कि भाई ये क्या है, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी के हवाले से बात करते हैं, रिएक्टिविटी के हवाले से बताते हैं। दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हाइड्रोजन से ऊपर जो है उन सब की नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है। ये सब इसकी SRP वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी होंगी। मतलब SRP से मुराद E नॉट रेड की वैल्यूज़ लिखी होंगी, ठीक है। इसमें जिंक जैसे कि आपको दिख रहा है माइनस 0.76 वोल्ट दिख रहा है। यहाँ पर कॉपर आपको दिख रहा है Cu प्लस का 0.34 वोल्ट दिख रहा है। ऊपर वाले जितने भी हैं दे कैन ऑक्सीडाइज इसली, दे कैन यूज एज एनोड। नीचे वाले जितने भी दे कैन रिड्यूस इसली, दे आर यूज एज कैथोड। ऊपर वाले सारे चूँकि ऑक्सीडाइज आराम से हो रहे हैं, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें से लिथियम हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे वाले सारे जो कि आराम से रिड्यूस हो जा रहे हैं तो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फ्लोरीन हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारे पास पूरी सीरीज़ जो चलती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। बस समझ में आ गई इस सीरीज़ की? तो उसका मैंने निमोनिक बता दी, रिकॉर्डेड है, अगर जाकर देख लो। वैसे में लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाह, सुंदर प्यार भरी छापा है, ठीक है। इसलिए याद करना, तो ये ऊपर सीरीज़ में सारी लाइन से याद हो जाए, ठीक है। बस समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब MCQs आ रहे हैं इसके, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, बस इसके बाद ख़त्म है। हाँ जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ पता नहीं जिंक +2 और 2 और ये R इतना रिस्पेक्टिवली। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज, सेल का पोटेंशियल कितना होगा जो जिंक और सिल्वर से बना होगा। मैंने क्या बताया था, सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, इस और इस वाले को प्लस करेंगे। 7 7 14 1 मतलब 1.4 के करीब करीब आएगी वैल्यू। 1.4 तो है नहीं, प्लस के 1.5 आ जाएगा। जैसे अभी मैंने डैनियल सेल का निकाला था जिसको हम वोल्टाइक सेल कहते हैं, 1.10 वोल्ट निकला था। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इन चारों में से? इन चारों में से देखो, ये भी आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। वो भी आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो दोनों हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकता है। Fe+2 जो है ना वो बहुत आराम से Fe0 बन सकता है, तो अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो याद रखो, जो आइंस होता है ना, आइंस वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आइंस एलिमेंटल स्टेट की बात की जाए तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट है। आइंस की बात की जाए तो आइंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे Fe+2 ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या हो सकता है हमारे पास, रिड्यूस हो सकता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो जब चार्जेस आ जाए ना तो चार्जेस वाले लिखेंगे।
रिड्यूस नहीं हो सकता, सॉरी, +2 से, हाँ 1 मिनट, +2 से 0 गया, रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडेशन। अच्छा यहाँ पर क्या किया, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं, सॉरी ये तो गलत हो गया, सही है ये नहीं हुआ। अभी हाइड्रोजन का 0 वोल्ट होता है। अब देखो जिंक और क्रोमियम, अब हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी होगी। लेके खाना मज़े से आला मन जो करे। अब जिंक के बाद कॉपर आ रहा है, जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर के मुकाबले में, तो जिंक ऑप्शन है, ठीक है ए ऑप्शन। मुझे लगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात की जा रही है, होता है गलती से मिस्टेक हो गया मिस्टेक भी गलती से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इनमें से कौन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, CuSO4 के साथ। जो कॉपर से लेस रिएक्टिव होगा वो कभी रिएक्शन नहीं करेगा, तो हाँ मोर रिएक्टिव है। देखो ना छापा, छापा रिएक्टिविटी डाउन हो रही है तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है, डी ऑप्शन। सिल्वर कभी भी मतलब रिएक्शन नहीं कर सकता कॉपर के सॉल्ट के साथ, क्योंकि रिएक्टिविटी के लिहाज से वो लेस रिएक्टिव। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स आर दिस। द एलिमेंट्स दैट डिस्प्लेसेस A फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एलिमेंट A है, A को इन चारों में से कौन सा कंपाउंड डिस्प्लेस कर सकता है? तो एक एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये आ रहा है, बताओ कौन सा ऐसा होगा जो उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट, जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। उससे ज़्यादा रिएक्टिव होने से मुराद क्या होगी, उसकी SRP वैल्यू उससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, नहीं उससे और कम होनी चाहिए, ये बड़ी वैल्यू उससे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये 0.25 आ रहा है कुछ भी ना, अब ऊपर जब जाएंगे तो माइनस में वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी ना भाई, मतलब कम हो रही है एक तरह से वैल्यू, तो माइनस में से सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकेगा, वो तो कर ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा रिएक्टिव तो यही है, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव यही है, लेकिन डी जो है ना वो ए से ज़्यादा रिएक्टिव है। डी क्या करेगा, ए के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर देगा। जब ए को साथ रिएक्शन कर लेगा, ए किसी के साथ लगा होगा ना किसी के साथ, तो उसको हटा के अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ए बी है ना, ए बी जब डी से रिएक्शन करेगा, अब ये डी के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि डी क्या, अच्छा डी क्या करेगा, इस बी को हटाकर खुद इसके साथ लग जाएगा और ए अलग हो जाएगा। ये उस सूरत में होगा जब ये डी इस ए से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये इंग्लिश नॉर्मल रूल है ये केमिस्ट्री का, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, वरना नहीं करेगा। यस सी ऑप्शन। ये बड़ा मुश्किल है MCQ है, MD कैट लेवल के लास्ट से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। NED में ऐसा आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चे रोना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे, ओके सर क्या हो गया ये, मतलब इतने आसान में वो रो रहे होते हैं, अरे सर नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ इतने आसान में वो, ये तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक तो हमें आ रहा है। सपोज करो एक ऐसा बच्चे से पढ़ा ही नहीं और सामने आ जाए, नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है। When a copper wire is placed in a solution of silver nitrate, कॉपर के तार को सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया, द सॉल्यूशन एक्वायर्स ब्लू कलर, सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कॉपर वायर को सिल्वर में डाला गया, कॉपर सॉल्यूशन का कलर ब्लू होना स्टार्ट हो गया। यस ए ऑप्शन है। क्यूपरिक आइंस के वजह से Cu+2 आइंस कौन सा आइंस हमारे पास होता है, दे आर नोन एज क्यूपरिक आइंस, और क्यूपरिक आइंस का कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू होता है। ठीक, वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर है, तो वो कॉपर आइंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट बनना शुरू हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। यस बिल्कुल, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, उसके अंदर एक ही बात है, बात समझ में आ गई। इन अल्कली मेटल्स A, B, C, D are having respectively standard electrode potentials as this. Which one will be the most reactive? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, सबसे कम एम है। यस सही है जी। इस रिएक्शन में जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76, इसका क्या मतलब, दिस मीन्स व्हाट,
जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना जिंक। माइनस में आ रहा है, माइनस में जब भी वैल्यू आए तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, लिथियम वगैरह जैसा। ये क्वेश्चन आ गई है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अबव रिएक्शन इन वोल्ट्स इज। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होगी? हाइड्रोजन की कितनी? 0 होती है, बेसिक में तो बात है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, 0 दिया जाता है ना, इसको फिक्स कर देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों 0 है इसकी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। सबसे कम तो आपको पता है किसका होता है? सबसे कम इन तीनों में लिथियम का होगा। तो इस तरह से है ना, ले के खा नाम, तो सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो सी ए के और एल आई, बी ऑप्शन। आगे समझ में कैसे निकाला? शुरू के 3 एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, जिसके बारे में बात की। A standard hydrogen electrode has 0 electrode potential because of what? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों होता है? यस, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज assumed to be 0। इसको assume किया गया बस 0, तो कोई वजह नहीं थी, बस 0 रख दो, उसको assume कर लिया। दैट्स वाई इसको हमने, इसका जो है 0 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स द वन विथ 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज व्हाट? स्टैंडर्ड है, एक जैसे आ रहे। इफ द रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब प्लस में वो मान लेते हैं, तो क्या होगा? इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस आराम से हो जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अगर ज़्यादा और कम वैल्यू होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। बहुत एमसीक्यूज बन सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ECS से अगर बनाना चाहे तो, ठीक है। ओ हाँ जी, 3 मेटल A B C, reducing power of these metals are, reducing power has a reducing nature, reducing property, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट से, मतलब बताना रिड्यूसिंग एजेंट के लिहाज से आपको स्ट्रेंथ बतानी है। क्योंकि सबसे इसमें से तीनों में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सबसे कम वैल्यू वाला, ये बेस्ट है, और वर्स्ट हमारे पास हो गया इसमें यहाँ पर, नहीं बेस्ट ये नहीं है, बेस्ट ये है, ये वर्स्ट हो गया और ये मीडियम हो गया। मतलब हमें क्या बताना है? रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल आ रहा है, मतलब ऐसे ही हम देख लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, तो हमारे लिहाज से A की कम है पावर किससे? C से, C के कम है B से। उल्टा कर दे तो B की ज़्यादा है C से और C की ज़्यादा है A से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? A ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोनों तरह से पूछ सकते हैं, मतलब ये जो इन्होंने दिया हुआ है, हम इस तरह से पहले चेक करके खुद ही एक रिलेशन बनाना पड़ता है, फिर हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज, ठीक है। द एलिमेंट विच कैन डिस्प्लेस 3 अदर हैलोजेंस फ्रॉम देयर कंपाउंड, मतलब मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन देख लो, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, जो बाकी तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन बाकी तीनों मिलकर फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मास्टर है भाई, फ्लोरीन फैमिली हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है भाई, सबसे ऊपर फैमिली उसकी है, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। Which of the following has universally accepted as the reference electrode at all temperature and has been assigned a value of 0 volt? D हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बार बार यही आ रहा है। एक Aluminum is more reactive than iron, but aluminum is less easily corroded than iron because what? Aluminum ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से,
क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम और होता है आयरन से, लेकिन एल्यूमिनियम पे जंग जल्दी नहीं लगता, जंग जल्दी आयरन को लग जाता है। ये चैप्टर 4 से असल में सेकेंड ईयर की वजह जानते हैं क्या? ये तो क्या ऑप्शन हो गया यहाँ पर? सी, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जिसकी वजह से वो कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल हो जाता है एल्यूमिनियम। इसमें आगे असल में ये हमारे लिहाज से तो चैप्टर 4 के एमसीक्यू से ठीक, बट फिर भी एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज से तो ताल्लुक आ रहा है ना कि सर ये तो गलत हो गया, एल्यूमिनियम को जल्दी ऑक्सीडाइज वो होना चाहिए, जल्दी उसको जंग लगना चाहिए, उसकी कोरोजन होनी चाहिए। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बिकॉज व्हाट? जिंक कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन से? डी ऑप्शन है, जिंक इज प्लेस्ड हायर देन कॉपर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट्स व्हाई ज्यादा रिएक्टिव। In the experiment set up for the measurement of EMF of a half cell using a reference electrode and a salt bridge, when the salt bridge is removed, the voltage what? Salt bridge को हटाने से क्या होगा वोल्टेज सेल के अंदर से? ड्रॉप्स टू जीरो, ठीक है, चूँकि सर्किट ही टूट जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा तो वोल्टेज ही नहीं डाला जाएगा, तो ड्रॉप्स टू जीरो। सॉल्ट ब्रिज का ये बेनिफिट होता है, ये फ़ायदा उसका। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ अल्कली मेटल लिथियम, कई बार ये बात हो चुकी आज ही। Which of the following is the most electropositive element? इलेक्ट्रोपॉजिटिव याद रखो सारे मेटल्स होते हैं, उन्होंने तो एक ही मेटल दिख रहा होगा इसमें आप, पोटेशियम, यस, बाकी सारे नहीं, कैल्शियम भी है, पोटेशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अल्कली मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ऐसे भी अगर नहीं देखना है तो ले के खा, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है, तो के आ गया पहले ऊपर हो गया, ठीक है। The metal that forms a self-protecting film of oxide to prevent corrosion is aluminum. This you already know. ठीक है। कॉपर जिंक सेल के अंदर क्या होता है बताओ? वोल्टाइक सेल के अंदर इनमें से चारों में से क्या चीज़ होती है? वोल्टाइक सेल के अंदर, डैनियल सेल के अंदर, गैल्वानिक सेल के अंदर, कुछ भी बोल दो, एक ही नाम है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, रिडक्शन अकर्स एट कॉपर कैथोड, क्योंकि जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कॉपर वो गेन करता है, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। विच ऑफ द सब्सटेंस, ये 4 1 2 3 4 5 सब्सटेंस है, सोडियम, मर्करी, सल्फर, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, कैन बी यूज एज इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैविंग एन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? ABCD में से बताएं। क्या? बी, तो किया ही नहीं जा सकता, सोडियम तो कभी डाल ही नहीं सकते, फट जाएगा धमाके से, ब्लास्ट हो जाएगा सोडियम पानी में डालोगे तो। सी ऑप्शन होगा, यस, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट। सोडियम मना किया ना, सोडियम नहीं डालते, एक्सप्लोजन करते हैं ना, अभी तो बताया था। मर्क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मर्करी होता है कास्टिंग कैलनर सेल में इस्तेमाल, जो मूविंग पाइप में घुमाते हैं, मर्करी तो घुमाते हैं उसके अंदर, मर्करी पंप्स। लेकिन यहाँ पर इसमें बस ऑप्शन सी ही आ रहे हैं, ABD तीनों में सोडियम लगा, सोडियम तो हो ही नहीं सकता, बच गया यही। प्लेटिनम नोबेल मेटल है, रिएक्शन करेगा नहीं, और ग्रेफाइट तो वैसे ही इनर्ट होता है, ठीक है। आगे बस समझ में, मैं कॉन्सेप्ट्स को बड़ा इजी गो में बता रहा होता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत काम के होते हैं, आप इसको याद रखा करें, क्योंकि वो मैंने मेहनत से बनाया है कॉन्सेप्ट को अपने जहन में साथ, वरना इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को समझ लेना, जान लेना, क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। इसी में टाइम लगता है, 3 दिन 2 हफ्ता लगता है इस कॉन्सेप्ट बनाने में। आपको वो बनी बनाई चीज़ मैं एक साथ दे रहा हूँ, तब ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, ठीक है। और केमिस्ट्री उसी पे टिकी हुई होती है, उससे हिलती नहीं आगे पीछे, जो बात बता दी उसी पे चलती रहती है। ये नहीं होता भाई अभी कुछ बात कर रहा हूँ, दूसरी बार बोलोगे नहीं यार बात चेंज हो गई। कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे चीज़ें सेम चलती रहेंगी, और कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ोगे हर दूसरे पेज पर आकर परेशान हो जाओगे, ये नुकसान होता है विदाउट कॉन्सेप्ट पढ़ने का। A cell from the following which converts electrical energy into chemical, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कौन कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यस, इलेक्ट्रोकेमिकल में नहीं लगाना है, क्योंकि वो उल्टा करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये जो इक्वेशन है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर ने गेन कर लिया, कॉपर आइंस में, ये किसकी है? डैनियल सेल। देखो डैनियल सेल भी कह सकते हैं उसको, वोल्टाइक सेल भी इसको कहते हैं, गैल्वानिक सेल, डैनियल, वोल्टाइक, गैल्वानिक, तीनों एक ही सेल के 3 नाम हैं, ठीक है भाई। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू
उल्टा बता दिया, सी होगा ना, केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। आंसर कौन सा? बी। करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। यस, ऐसा ही होता है, जिंक टू कॉपर जाता है, वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रॉन, या डैनियल सेल भी कर लें, एक ही बात है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, नहीं, सिर्फ लॉस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में लॉस और गेन दोनों हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, काफ़ी है। ओके, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर 7, इसको डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी वगैरह इसकी सारी जो है। पहली बात तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन इज एक्चुअली होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। मिक्सचर किसे कहा जाता है? व्हाट इज द मिक्सचर? फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, यस। तो मिक्सचर असल में क्या होता है? मिक्सचर इज एक्चुअली द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का फिजिकली कंबाइन हो जाना, उसको हम मिक्सचर कहते हैं, जिसको इजीली सेपरेट आउट किया जा सके। जैसे पानी में नमक घोल दिया तो दैट इज द मिक्सचर, ठीक है, दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन होती है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, वो दोनों मिलकर एक ही स्टेट में आ जाती हैं। हेट्रोजीनियस में दोनों चीज़ों की स्टेट अलग अलग रहती है। जैसे पानी में नमक आपने घोल दिया, सॉल्ट जो है डिज़ोल्व कर दिया, तो दोनों की स्टेट सेम हो जाएगी, होमोजीनियस है। यही पानी में अगर आपने बजरी घोल दी तो क्या होगा उससे कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। चूँकि मिक्स तो हो जाएगा लेकिन दोनों की स्टेट अलग रहेगी, बजरी की अपनी सॉलिड स्टेट रहेगी, पानी की अपनी लिक्विड स्टेट रहेगी, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास कहलाता है सस्पेंशन, और होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास कहलाता है सॉल्यूशन, ठीक है भाई। देखो एक चीज़ हमारे पास होती है मिक्सचर, जो है ना मिक्सचर हम तीन तरह से देख सकते हैं। एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, और एक और चीज़ होता है कोलॉइड भी कहते हैं एक चीज़ को, सुना है कोलॉइड? कोलॉइड भी एक मिक्सचर ही होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, यस, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है कि आपको पार्टिकल सेटल डाउन, पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, और कोलॉइड के अंदर पार्टिकल दिख भी रहे होते हैं और वो नीचे बैठ भी नहीं रहे होते हैं, वो सस्पेंड होते हैं, सस्पेंशन उसको कहा जाता है। और सॉल्यूशन के अंदर तो पार्टिकल दिखते ही नहीं है, सही है। तो कोलॉइड भी एक चीज़ होती है जिसको हम फेडरल बोर्ड में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कोलॉइड में बस पार्टिकल डोंट सेटल डाउन, ये भी हेट्रोजीनियस, तो वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं वो कोलॉइड नहीं बनता है। ये प्रेसिपिटेट्स वगैरह जो बनते हैं, पीपीटी नहीं बन जाती है सॉल्ट एनालिसिस में, यस। तो प्रेसिपिटेट जो बनते हैं उसमें छोटे डॉट्स होते हैं, वो हर तरफ घूम रहे होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो दैट इज़ अ कोलॉइड बना होता है। पीपीटी जो होता है वो कोलॉइड होता है। वो जो आप बता रहे हो ना तेल पानी मिला दो, दैट इज़ कॉल्ड एन एमल्जन, वो एमल्जन होता है। दो लिक्विड्स को मिला दिया जाए जो आपस में हल ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एन एमल्जन। तो वो एमल्जन की डेफिनेशन आप बता रहे हो, यस। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन के अंदर, जबकि सॉल्वेंट जो है वो बड़ी मिकदार में होता है। सॉल्ट और वाटर को मिलाकर ब्राइन बनाया तो सॉल्ट जो हमारा सॉल्यूट है और ब्राइन और जो वाटर हमारा है वो सॉल्वेंट है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सस्पेंशन कहलाती है, बता दिया, क्लियर है ये स्लाइड। तो मसला इसके अंदर नो इशूज़। सॉल्यूशन हमारे पास 9 तरह के होते हैं, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। गैस गैस, गैस सॉलिड, गैस गैस गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, ठीक है। ये सॉलिड सॉलिड, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसके लिहाज से हम अलग अलग वो बना दे रहे हैं, अलग अलग हम एग्जाम्पल्स देते रहे हैं। सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा, गैस कम और गैस ही ज़्यादा हो, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? एयर। इसमें से सॉल्यूट क्या होगा एयर के अंदर?
नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉलिड होगा और नाइट्रोजन सॉल्वेंट होगा जो वो ज़्यादा है। गैस सॉलिड, गैस कम सॉलिड ज़्यादा। ये हमारे पास होगा कोल्ड ड्रिंक, एक मिनट, सॉरी गैस कम लिक्विड ज़्यादा। ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है जिसमें लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व किया जाता है। गैस सॉलिड, गैस कम सॉलिड ज़्यादा। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर मेटल, क्या है ना, मेटेलिक हाइड्राइड्स याद होगा आपको, ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी भी है कि उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड कम गैस ज़्यादा। क्लाउड, बारिश के मौसम में क्लाउड, तो क्लाउड में क्या होता है, बहुत सारा गैस होता है, कुछ उसके अंदर जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। लिक्विड, लिक्विड जूसेस, नींबू पानी, लेमोनेड। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा। जेली या डो, जो आटे का डो बनाते हैं, तो वो भी उसमें लिक्विड सॉलिड, लिक्विड कम होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है उसके अंदर। सॉलिड गैस, सॉलिड कम गैस ज़्यादा, दैट स्मोक, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, दैट्स स्मोक। अच्छा, एक चीज़ होती है स्मोक और एक चीज़ होती है सूट। देयर इज़ अ डिफरेंस, स्मोक और सूट में डिफरेंस होता है। स्मोक विद धुआं, ऐसा बोलते हैं दोनों को धुआं है। स्मोक का कलर होता है वाइट और सूट का कलर होता है ब्लैक। कहा कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मिकदार में होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें भी होती है लेकिन मिकदार कम होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार होती है, इसलिए कलर ब्लैक हो जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन ज़्यादा होता है, इसलिए वो ब्लैक सूट के साथ बर्न होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाएंगे ना, जैसे टायर वगैरह आप जलाते हैं, तो काला धुआं निकलता है। समझते हैं, वो कहते हैं काला भी धुआं है और वाइट भी स्मोक है, तो ऐसा नहीं है, वाइट वाला स्मोक है, ब्लैक वाला सूट है। ठीक है, ओके, तो ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड कम लिक्विड ज़्यादा। ब्राइन, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड कम सॉलिड ज़्यादा, दैट इज़ अलॉय। अलॉय किससे कहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, मेटल्स का कॉम्बिनेशन, दैट वी कॉल्ड अलॉय। बात समझ में आ गई? ठीक है, अलॉय बहुत तरह के होते हैं हमारे पास, लाइक ब्रास, ब्रोंज, नाइक्रोम, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ हुआ है, ये कहलाती है कंसंट्रेशन। एक तो कंसंट्रेशन जो पढ़ाई में जो आप करते ही नहीं है, ठीक है, तो अलग चीज़ है। और एक कंसंट्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं कि लाइक कि सॉल्यूट के अंदर कितना, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को बताने की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन भी होती है, पार्ट्स पर मिलियन भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं, इसमें से मोस्ट कॉमन यूनिट्स मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये मोस्ट कॉमन यूनिट्स हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से शो करते हैं और मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से शो किया जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में? अभी क्या करके समझते हैं। मोलैरिटी किससे कहते हैं, डेफिनेशन याद रखें, द मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व होते हैं वो कहलाता है मोलैरिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा मोलैरिटी का, जितने भी मोल्स ऑफ सॉलिड दिया हुआ है उसको लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं, मोलैरिटी आ जाएगी। कहा जाएगा कि भाई आपसे 5 मोल सॉल्यूशन है, 5 मोल सॉल्यूट है, 10 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया, बताओ कितनी मोलैरिटी है, 0.5 आ जाएगी, 5/10 दैट इज 0.5। तो अगर आपको मोल्स दिया जाए और लीटर्स दिया जाए, दोनों को डिवाइड करने से क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी बता सकते हैं। अगर आपको मासेस दिया जाए और ml में दिया जाए, लीटर ना दिया जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 इंटू ml, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। ये फॉर्मूला उसे इस्तेमाल करेंगे जब हमें क्या हो, हमें अगर आपके पास मास दिया जाए तो मोलैरिटी, तो मास इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी इंटू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू ml ऑफ सॉल्यूशन। ये ml भी कह सकते हैं, cm³ भी कह सकते हैं। यूनिट जो मोलैरिटी की होती है वो कैपिटल M होती है या फिर मोल्स पर dm³ होती है, मोल्स पर लीटर भी उसको हम कह सकते हैं।
क्लियर है बात? डेफिनेशन समझ में आ गई मोलैरिटी की? मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ पर लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, दैट्स सिंपल। तो मसला कोई मोलैरिटी क्या चीज़ होती है? सेम मोलैरिटी की तरह ही होता है। मोलैरिटी को बस स्मॉल एम से शो करते हैं, स्मॉल एम से इसको शो किया जाता है, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होती है। मतलब इसमें डेनोमिनेटर के अंदर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर इसमें आपको ग्राम दिया जाए, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास इंटू ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमारे पास हमें मास गिवन हो या ग्राम ऑफ सॉल्वेंट गिवन हो, दोनों सूरतों में ये। तो वरना अगर आपको मोल्स और केजी की मैंने सॉल्वेंट को डायरेक्ट डिवाइड करना आंसर आ जाना है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। मोलैरिटी मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। फ़र्क है ना, एक डिफरेंस एक है। समझ में आ रहा है? फ़र्क है, छोटा सा एक वर्ड का फ़र्क है, सिर्फ और कुछ नहीं है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में भी एक लेटर का ही फ़र्क है, वहाँ आर है, वहाँ एल है, वो कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। सही है, डिफरेंस याद रखिएगा इसमें। मोलैरिटी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, और मोलैलिटी को हम लोग मोलल कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो मोलल कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। क्लियर है? तो मसला तो नहीं है। अब न्यूमेरिकल जैसे आ गया, न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यूज की सूरत में। फाउंड आउट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी बताया आपने कितना आ जाएगा? 5/10 0.5 आ जाएगा, डायरेक्ट आएगा आंसर इसका, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। 20 ग्राम NaOH को 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। बताया मोलैरिटी कितनी है, निकालना पड़ेगा। मास इंटू 1000 डिवाइड बाय MFM मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ सॉल्यूशन। 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 फिर 0.5 आए दोबारा से, बिना कैलकुलेटर के आएगा 0.5 मोलर। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है आपको मास दिया जाए, वैसे एनईटी में तो आप कह रहे हैं न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं गया, तो एमडी कट वालों को बता रहा हूँ, अगर आ जाए तो कर लेना। ठीक है? फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ सॉल्वेंट। बताओ मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? 2 मोल सॉल्यूट का 10 मोल्स नहीं, गलत कर दिया ना। अब बताओ क्या निकलेगा? डायरेक्ट आंसर बताओ। 1/5 कितना होता है? 0.2। 1/5 0.2 ही हो गया ना, तो 0.2 आंसर है, 0.2 मोलर। क्लियर है? सॉल्व तो नहीं करूँ ना भाई, मतलब ये तो सॉल्व करने की चीज़ नहीं है। आ रहा है समझ में सबको? उसका बताइए। टू 200 इंटू 58.5 डिवाइड बाय 100, सॉरी डिवाइड बाय, नहीं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1000, यहाँ पर 58.5 और यहाँ पर 3000। कट गया ये यहाँ पर हमारे पास। इसको हम मान लेते हैं 200 और 3 है ना, 50 मान के करते तो 1500 हो गया ये। 50 मान लेते हैं उसको फ़िलहाल, या 60 मान लेते हैं, 60 से करीब है। 6 3 18 180, 60 मान के कर रहे हैं। ठीक है? कट गया 2 9 18, 2 10 20, 9 और ये 3 3 9, 9 है, मतलब ये तो ऐसे ही कर दो, 10/9 हुआ ना, दैट इज़ 10/9 कितना हो गया? दैट इज़ 0.9 समथिंग, 1 लगभग इक्वल टू 1। तो 1 के करीब करीब आंसर इसका होगा। 1 के करीब करीब कोई भी आंसर होगा, उसी का आंसर। अब ये एमडी कैट के लिए आप एनईटी में तो आप कैलकुलेटर से करके बता ही देंगे। सही है? बाकी एमडी कैट के अंदर 1 के आसपास आंसर है।
मतलब आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, 0.5 सर आपने सॉल्व नहीं किया, मैंने यहाँ पर 60 लिया और यहाँ पर भी 10/9 का मैंने दे लिया कि 1 के करीब लगभग, कोई मसला नहीं है। सही है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, आंसर दूर दूर होते हैं, तो मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, यस, इसके अंदर यही लगा M1V1 = M2V2। 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इन 500 cm³ वाटर टू मेक अ सोल्यूशन। व्हाट मास ऑफ NaOH should be dissolved in 250 cm³ of water to prepare the solution of the same molarity as that of sulfuric acid। ये प्रैक्टिकल्स में हमारा आता था। इसके अंदर M1V1 = M2V2, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं MaVa = MbVb, A फॉर एसिड, B फॉर बेस, बेस का निकालना है तो Mb = MaVa अपॉन Vb। Ma is 19.6, Va is 500 एंड Vb is 250। 1 2 19.6 to 20 मान लो 40 के आसपास आंसर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन की जा रही है, एसिड बेस को मिलाया जा रहा है। कह रहे हैं कि एसिड के ये वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन है, बेस के ये वॉल्यूम में कंसंट्रेशन बताओ, तो इस फॉर्मूले से निकल जाता है। M1V1 = M2V2। प्रैक्टिकल में याद होगा आपने N1V1 = M2V2 बहुत बार लिखा होगा जर्नल में, फर्स्ट ईयर में हर पेज पे ही लिख रहे होते हैं, यही चीज़ होती है। क्लियर है? तो फॉर्मूला ये नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, ऐसे भी बन सकता है, कर सकते हैं। इसके मोलरिटी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट मास से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे मास पूछा ना, तो डायरेक्ट मास निकालो। ठीक है, 3.86 ग्राम ऑफ NaOH इट्स डिसॉल्व्ड इन 2.5 dm³ ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। जब NaOH के पहले मोल निकाल लेंगे अपॉन 40 करके, जो भी आंसर आएगा 2.5 से डिवाइड करके मोलरिटी निकाल लेंगे। सही है, हो जाएगा ना भाई। मैं बिला वजह में देखो इतने सारे MCQs डालता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस और करने के लिए, आप घर पे प्रैक्टिस करो ताकि, वरना मेरा बस तो क्लास में नहीं कराना है, PDF भेज दूँगा, घर पे कर लेना। ठीक है, 6 चैप्टर तक वैसे मैंने भेज तो दिया है। ठीक है सबको। अब आ जाओ नेक्स्ट, एसिड एंड बेसिस के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के, एसिड वो जो H+ दे, बेस वो जो H+ ले। एसिड बेस, एसिड में याद रखो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ वीक एसिड है, कुछ वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या क्या हमारे पास है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास। फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, नाइट्रिक एसिड आया भी था ये MCQs में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास वीक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही हमारे पास जो ओल्ड नेम होता है इसका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूरिएटिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो ओल्ड नेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। और नाइट्रिक एसिड का ओल्ड नेम हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड एक्वा फोर्टिस। फॉस्फोरिक एसिड का दूसरा कोई नाम नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास NaOH है, कास्टिक सोडा, KOH है, कास्टिक पोटैश। वीक एसिड्स में हम याद रखेंगे कार्बोनिक एसिड वीक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होती है, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, और एसिडिक एसिड हमारे पास एक बेस है जो सिरके में होती है। वीक बेसिस में हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, वो हमारे पास वीक बेस है। तो आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के नाम याद रखने हैं, इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ये। बाकी मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा, आप घर पे देखकर इससे लिख लेना सारा। मैं भी चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म करूँ उसको। ठीक है, सेकेंडरी स्टार्ट करें हम। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है? हाइड्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस है। हाइड्रेशन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के आइंस को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर कोई दूसरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लें, दैट इज़ ओनली सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूट को चारों तरफ से सराउंड कर लेना। अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो जिसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन।
ठीक है। एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हीट एनर्जी रिलीज होती है। जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। और जितने छोटे आइंस होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। जितना अगर 4 एटम दिया जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो सबसे ज़्यादा किसकी हाइड्रेशन एनर्जी आ गई हमारे पास? लिथियम की आ गई, सबसे छोटा जो एटम हमारे पास है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इस साइज ऑफ आइंस पे डिपेंड करती है। और जब पानी में डालते हैं कोई भी सॉल्ट तो चारों तरफ से इनडेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। लेकिन जब हम वाटर को एवोपरेट करते हैं, हीट करते हैं, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन में मदद देते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सुना होगा ना आपने, पोटेशियम के अंदर 24 होता है, एप्सम सॉल्ट के अंदर 6 होता है, कॉपर सल्फेट के अंदर 5 होता है, वॉशिंग सोडा के अंदर 10 होता है। याद है सबको ये? दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और पीएच का कोई चेंजिंग नहीं आता हाइड्रेशन के अंदर, क्योंकि केमिकल प्रोसेस तो है नहीं, तो पीएच अनचेंज रहता है जब हाइड्रेशन होती है। समझ में आ गया हाइड्रेशन क्या चीज़ है? इसी का अपोजिट एक रीज़न तो बता दिया मैंने। इसी का अपोजिट हमारे पास आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम वो मतलब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाते हैं, जो H+ और OH- आइंस होते हैं, वो रिएक्ट कर देते हैं सॉल्ट के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस कहलाता है, केमिकल प्रोसेस होता है वो। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट किसे कहा जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट ये आई थिंक ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ा दिया, 6 में करा दिया ना ये कॉमन आयन इफेक्ट, AgCl। कॉमन आयन इफेक्ट तो 6 में करा दिया मैंने, तो यहाँ नहीं करा रहा मैं। 6 में हुआ भाई ये, तो वहाँ से देख लेना। हाइड्रोलिसिस वो पर गलती से शायद बीच में स्लाइड आ गई। हाइड्रोलिसिस केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉल्ट रिएक्शन कर जाता है कैटाइंस और अनाइंस के साथ, सॉरी H+ और OH- के साथ। अब हमारे पास इससे 3 तरह के सॉल्ट बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और एक हमारे पास होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है कि जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस, जब इसकी ये हमारे पास एक एसिडिक सॉल्ट है NH4Cl, वजह क्या है, जब इसको पानी में डालेंगे +- तो एक वीक बेस बनेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो क्या एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। ये pH को कम कर देगा, pH <7 कर देगा, एसिडिफाइड कर देगा वाटर को। बेसिक सॉल्ट में सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, NaOH और कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब NaOH चूँकि स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, तो इसकी वजह से ये एक बेसिक सॉल्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट। न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। न्यूट्रल सॉल्ट जैसे कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, जब इसको पानी में डालोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। अब दोनों का कैरेक्टर चूँकि स्ट्रॉन्ग है, इसलिए pH ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। जब pH मेंटेन हो जाएगा तो उसका मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो न्यूट्रल सॉल्ट कभी हाइड्रेशन तो होगी लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। न्यूट्रल सॉल्ट कभी हाइड्रोलिसिस नहीं करते। न्यूट्रल सॉल्ट कौन से सॉल्ट है जिसको पानी में डालने पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बने? बात समझ में आ गई? यह सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों सॉल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक बेसिक यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल तो सवाल नहीं होता। क्लियर है भाई को मसला? थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन बहुत सारे पॉइंट्स इसके हैं, बेसिक पॉइंट बस रीड आउट कर दे रहा हूँ, याद रखना। पहले तो स्वीडिश केमिस्ट था स्वांते आर्हेनियस, इसने उसके बारे में बताया था। सबसे पहले ये बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड स्टेट में, और उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में डाला जाता है तो वो अपने आइंस में ब्रेक हो जाते हैं। देख लो आइंस में ब्रेक हो रहे हैं, जितना पॉजिटिव आयन बनता है उतना ही नेगेटिव आयन बनता है, तो ओवरऑल सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है। सोल्यूशन के अंदर आइंस ब्राउनियन मोशन में होता है, डिसऑर्डरली मोशन में होता है, रैंडम मोशन में होता है। आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किस पर डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फा से शो किया जाता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आइंस में डिसोसिएट होते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक एसिड, वीक बेसिस, जो वो कम अपने आइंस में डिसोसिएट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं वो। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कितना आयनाइज होगा कोई इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड करेगा कि उसकी एसिडिटी या उस क्या है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट के वैसे मैंने बताया भी कि आपकी जो आइंस हैं वो डिसऑर्डरली मोशन में, ऑर्डर्ड मोशन में नहीं है, डिसऑर्डर्ड मोशन में। लेकिन
अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर क्या होगा कि जो आयंस है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा और फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। पसंद में आ गए सारे पॉइंट्स? सारे पॉइंट्स समझ में आ गए जो जो लिखे हुए हैं? क्लियर है? ये थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। तो एमसीक्यूज किस तरह आ जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन? इनमें से कौन सा थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का पॉइंट नहीं है? या इनमें से, तो इसमें से आपको कहना तो ये अगर सारे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि कौन सा पॉइंट नहीं है। याद नहीं करना है, बस समझ लेना है।